नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम मैं तुम और हम, और आप सबके साथ मैं एक बार फिर हूं दीपक शर्मा। और हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत हैं। खास इस अंदाज में कि कह सकते हैं कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उनके कैबिनेट के सबसे विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं, और लंबी अवधि से सक्रिय राजनीति में इनका बोलबाला रहा है। अपने क्षेत्र में इनका दबदबा रहा है। सियासी तौर पर ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इसके साथ साथ सांगठनिक व्यक्ति भी रहे हैं। लेकिन क्या इनके परिवार के बारे में आपको पता है? क्योंकि अमूमन सामाजिक जीवन में जो लोग हैं उनके पारिवारिक जीवन को आम जनता नहीं जान पाती है। पर हमारा ये कार्यक्रम उस तरह के सामाजिक शख्सियत के घरेलू कार्यक्रम से जुड़ा है, तो हम अपने कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं हमारे आज के दो खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही उनकी अर्धांगिनी रेणु प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले अपने कार्यक्रम में ये जानना चाहते हैं कि ये जोड़ी जो हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो अमूमन राजनीतिक मंच पर कम ही दिखते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ये जोड़ी बनी कैसे। हमारे कार्यक्रम का यूएसपी यही है, तो हम चाहेंगे कि ये साथ कैसे संभव हो पाया, किनका योगदान था, किस तरह से ये रिश्ता तय हुआ, किस तरह से आप लोग साथ हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख के रूप में लंबे वक्त तक छात्र राजनीति में काम करने का अवसर मिला। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। तो पिताजी व्यवसायी रहे, और व्यावसायिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की अभी तक भी है। लेकिन पिताजी चाहते थे कि हम व्यापार में उनका हिस्सा बटाएं, लेकिन मेरा मन तो कहीं न कहीं दूसरी ओर भटक रहा था। और छात्र आंदोलन जो 1974 से प्रारंभ हुआ, तो उस छात्र आंदोलन से हम लगातार जुड़े रहे, क्योंकि मैं उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख भी था। लेकिन पिताजी चाहते थे कि हम व्यवसाय से जुड़े, और इसलिए मेरी शादी 8 मार्च 1976 को रेणु जी से तय हुआ। ये भागलपुर की हैं, नाथनगर गोलदार पट्टी की हैं। तो फिर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का भी दबाव था, क्योंकि पिताजी को लग रहा था कि मेरी शादी अगर हो गई तो मैं आंदोलन और इस तरह की चीज़ों के अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी को भी मैं संभालूंगा, व्यापार को संभालूंगा। तो खैर अलबत्ता मेरी शादी भी हो गई। लेकिन मैं छात्र आंदोलन एवं भारतीय जनसंघ की गतिविधियों से भी उसके बाद के कालखंड में जुड़ा। तब तक मैं जनता पार्टी बन चुकी थी, और जनता पार्टी के बनने के बाद भारतीय जनसंघ का विलय भी हो गया। और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनसंघ आया, तो 1982 में मुझे कटिहार नगर का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री के रूप में दायित्व संभालने का पार्टी ने अवसर दिया। और उसके बाद फिर हमारे जितने बड़े नेताओं का कटिहार आना, और कटिहार रेल का एक द्वार कहा जाता है। हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता जब पूर्णिया परमंडल का दौरा करते थे, तो वो कटिहार आते थे, और कटिहार में मुझे उनका आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर मिलता था। और पारिवारिक संपन्नता रही शुरू से, तो मेज़बानी करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी।
उस समय तो बहुत कम लोगों के पास एम्बेसडर गाड़ी थी, मेरे पिताजी के पास गाड़ी थी। मकान भी बड़ा है और उसमें मेरे परिवार के अन्य सभी सदस्य, सलखुआ बाज़ार है, सहरसा ज़िला में है, तो वहाँ रहते थे। तो काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन भी था। तो सभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे यहाँ 1982 में आए। फिर माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का दो बार मेरे आवास पर आने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। और फिर अपने जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी नेता थे तो उनका आना रहा। तो परिवार धीरे धीरे एक पूरे राजनीतिक केंद्र के रूप में बना। और फिर हमारी जो यात्रा शुरू हुई तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा उसमें। बिल्कुल। और आज आप कहाँ हैं? मेरी माता जी, मेरी माँ सुमित्रा देवी, मेरे पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद और मेरी धर्मपत्नी रेणु प्रसाद का काफ़ी मेरे जीवन में सहयोग मिला। और उसके कारण ही मैं राजनीतिक जीवन में पार्टी ने नई जिम्मेदारियां देती रही और मैं जिम्मेदारियों के कारण एक बेहतर परफॉर्म करने का मुझे अवसर भी मिला। ये तो कह सकते हैं आप एक उदाहरण हैं उस कहावत के जिसमें कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। रेणु जी, इन्होंने तो अपनी शादी की बात शॉर्टकट में कह के निकल ली है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जब रिश्ते की बातचीत हो रही थी तो आपको इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिली, क्या उत्सुकता हुई जानने की, वो सब हम कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे। जानकारी हम लोग उतना नहीं मिलता था। अच्छा, मतलब एकदम घरेलू लड़की थी, परिवार वाले जितना बता रहे हैं उतना जान रहे हैं। तो पता था कि हम इस घर में जा रहे हैं जिनका इतना राजनीतिक रसूख है? हाँ, ये तो जानकारी था ही। अच्छा, जब बड़े बड़े लोग आते थे घर पे तो वो क्या भाव रहता था कि जिनके बारे में हम अखबार में पढ़ रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं? उस समय इतना नहीं। मतलब आप राजनीति से दूर ही रही हैं, बस घर गृहस्थी। तो इनका कितना समय मिलता था आपको, ये बताइए कम से कम। पहले तो ये लोग का कोयला का बिजनेस था, ज़्यादा ही बाहर रहते थे, बहुत कम रहते थे। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपको कितना समय देते थे, या पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे देश सेवा को, समाज सेवा को? बहुत कम रहते थे। तो घर की पूरी जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती थी। चलिए, तो हम किशोर जी, हम फिर उसी बिंदु पर आते हैं। घर वालों को लगा कि लड़का हाथ से गया, आंदोलनों में जुड़ गया है, देश सेवा में जुड़ गया है, अब संघ में गया, कहीं प्रचार निकल जाए, घर का एक लौता लड़का है तो इसे बांध कर रखो घर में। हाँ, और बांधने के लिए होता है कि तुरंत शादी ब्याह कर दो। हाँ, पिताजी व्यापारिक पृष्ठभूमि से रहे, लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना हमेशा रही। तो और उनसे मुझे राजनीतिक जीवन में बड़ा सहयोग भी मिला। मन से नहीं चाहते थे कि मैं राजनीतिक जीवन में जाऊं, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि बेटा हाथ से निकल गया है तो उन्होंने मुझे राजनीतिक दिशा भी देने का काम किया। और सबसे अच्छी बात है मेरे परिवार में लगी और इतना सहयोग मिला कि जितने भी हमारे वरीय सहयोगी कटिहार आते थे या अन्य कार्यक्रमों के कारण मुझे मेज़बानी करने का अवसर मिलता था, तो मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी का बहुत सहयोग रहता था, क्योंकि उस समय कोई कैटरिंग और कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। सब कुछ घरेलू और पारिवारिक हुआ करता था। तो माँ और पत्नी के हाथ का बना हुआ जलपान, भोजन और फिर जो अन्य उनकी सेवा का जो एक अवसर होता है, तो वो मेरे परिवार के लोग करते रहे। और उसमें मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी की सबसे बड़ी भूमिका रही। इन लोगों ने कभी ऊप नहीं किया। अब मैं तो बड़ा डरा रहता था, अगर
30 लोग का भोजन बनना है या जलपान बनना है, तो मैं घर में इन लोगों के डर से 10 ही बोलता था, लेकिन ये लोग जानते थे कि ये 10 बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 30 से 50 लोग रहेंगे, कि कुछ स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो हमारे सहयोगी हैं, या फिर कई मिलने वाले आते हैं। तो उस समय का देखिए एक भाव ही अलग था। सब लोग मिलकर या तो डाइनिंग टेबल पर या आंगन में चौकी लगाकर चारों ओर से कुर्सी लगाकर फिर हम लोग आराम से जलपान कराते थे, करते भी थे। और एक दौर ही वो अलग था। 1982 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो से मैं कटिहार नगर का महामंत्री हुआ करता था। पूरे दिन वो मेरे आवास पर रहे। फिर एक बड़ा कार्यक्रम ललियाही में हुआ था और पूरे सड़क पर लोगों का तांता लगा रहा। फिर मेरे लिए तो एक बड़ा अवसर था कि सबसे जो अच्छी बात मैंने अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से मार्गदर्शक का ना, इतने बड़े देश के नेता और इतना सामान्य उनका मैंने जीवन, मेरे बड़े बेटा साल भर के साथ तब आया। अच्छा। और इतना सामान्य जीवन उनका मैंने देखा, मैं तो अचंभित था। और अटल जी पूरे दिन रहे, कार्यक्रम किए। उस समय हमारी एम्बेसडर गाड़ी थी, उस गाड़ी का भी उपयोग किए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का हो नहीं सकता है। आडवाणी जी आते थे तो भोजन के साथ साथ अगर उनके गंदे कपड़े भी होते थे तो वो माँ को देते थे कि इसका धुलाई करा देना। तो इस तरह का एक भाव में काम करने का अवसर मिला। तो रेणु जी को राजनीतिक चेतना थी कि हमारे घर में कौन आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे अब तो इनकी मजबूरी हो गई। मेरे साथ तो सामंजस्य करना है जी। क्योंकि हम सब तो बहुत परंपरागत मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और इनके ये तो बड़े परिवार से हैं। नाथनगर भागलपुर में इनके दादाजी की जमींदारी रही है। लेकिन धीरे धीरे ये समझती चली गई और इनका सहयोग मिला और कभी इन्होंने मुझे रोका नहीं। सबसे जो अच्छी बात है क्योंकि लोगों को लगता था कि किसी का बेटा अगर नेता हो गया तो वह हाथ से गया, लेकिन और हम सब तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम सब विधायक भी बनेंगे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा। हम तो एक कार्यकर्ता भाव से काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया। कटिहार ऐसे सीट से चुनाव लड़ाया और मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कटिहार 2005 नवंबर में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और लगातार मैं जीतता चला गया। कटिहार वासियों का, कार्यकर्ताओं का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मिला और मैं जीतता चला गया। जबकि कटिहार, कल एक बात मैं सिर्फ प्रसंग आपके सामने रख देता हूँ जी। कि आज़ादी के बाद कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 1952, 57 और 62 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुखदेव नारायण सिन्हा लगातार जीते और उसके बाद कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनसंघ का हो या संविद जो सरकार बनी उस समय जो उम्मीदवार हुए या जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए, लगातार कोई नहीं जीते। कहीं न कहीं वो ब्रेक हुआ जी। और फिर वो चुनाव लड़े तो जीते। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 1995 में चुनाव जीती, वो भी हम सबों के राजनीतिक गुरु, मार्गदर्शक और जिनसे मैंने जीवन में राजनीति का कहरा सीखा तो वो स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी जी हैं। तो उनका बड़ा सानिध्य मिला। श्री निखिल कुमार चौधरी जी हमारे माननीय सांसद रहे हैं, उनका भी बड़ा नेतृत्व और सानिध्य मिला।
लेकिन कटिहार की जनता ने या कटिहार के मतदाताओं ने जो प्यार दिया, जी। तो वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी थाती है। बिल्कुल। तो अब तक जो हमारी बातचीत हुई है उससे आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि तारकिशोर जी सोते जागते बस जनसेवा और समाज सेवा के साथ ही राजनीति में जो आ गए हैं, तो राजनीति की ही बातचीत करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक चीज़ निकल कर सामने आई कि इनके परिवार वालों को ऐसा लगा कि कहीं बेटा पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित ना हो जाए, संघ के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना घर पे रहता है तो उनका प्रभाव न पड़ जाए और परिवार से रिश्ता बना रहे, इसलिए पारिवारिक बंधन में बांध दिया गया। ये बंधन कितना मजबूत है, ये आप वर्षों के संख्या के साथ साथ किस तरह से ये रेणु जी की सराहना कर रहे हैं, उनके योगदान को किस तरह से बखान कर रहे हैं, इससे एक आभास हो जाता है। हमारे साथ हैं तारकिशोर प्रसाद जी और उनकी अर्धांगिनी रेणु जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। रेणु जी, आपके पास आते हैं हम। काफ़ी बातचीत हुई, लोगों का आना जाना घर पे परिवार के साथ, तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि अकेले में जब आप दोनों को समय मिलता होगा, कम ही समय मिलता होगा, तो क्या उस समय भी ये यही सब बातें करते थे कि अटल जी की बात है, आडवाणी जी की बात है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, या कुछ पारिवारिक बातचीत भी होती थी, बाल बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चों की, या बस वो आप ही देखते थे सिर्फ? ज़्यादा ही नेतागिरी में रहते थे। ज़्यादा नेतागिरी में ही रहते थे। तो आप के साथ किस तरह की बातें होती थी? वही सब बातें? हाँ, कुछ घरेलू कुछ बात। तो जब कटिहार से फिर पटना आप लोग आए तो फिर ये बदलाव किस तरह का रहा? जब एक बार तो लगा होगा कि ये क्या कर रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आदमी के लिए तो है कि हाँ विधायक जी हैं तब नेता है, नहीं तो नेता नहीं है। तो वो फ़र्क आपको पता चलता था कि ये क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपके परिवार वालों ने आपको क्या बताया कि किससे आपका रिश्ता हम तय कर रहे हैं? बता दीजिए, खुल के बता दीजिए, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इनको बताया गया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पिताजी, वो तो और वो भी बिजनेस हैं, हाँ। बिजनेस में हैं। अगर ये राजनीतिक बात बताई गई रहती तो शादी ही नहीं होता। ऐसा था, उनके परिवार वालों को शायद पसंद नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उस समय बहुत, अगर वो कोई लड़का पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बहुत अच्छी निगाह से लोग नहीं देखते थे। वो क्लियर नहीं होता है क्या कर रहे हैं। हाँ, लग रहा था कि बस नेतागिरी में है। इकलौता बेटा है इसलिए हाँ, पसंद इकलौता है। का भी असर रहा। व्यवसायी के घराना है, इकलौता बेटा है, चलिए अच्छा है, रिश्ता कर देते हैं। तो फिर जब घर में लोग आते रहते थे तो कभी ये नहीं लगता क्यों इतने लोग आ रहे हैं? नहीं समझ। अच्छा, तो किस तरह से अच्छा लगता था? जी, चलिए कुछ परिवार के बारे में भी बताइए। आपके क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे सब बिजनेस में हैं। तो उनको लगता है कि नेता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कुछ ये बताइए। नेता में एक बेटा है बीच वाला, वो थोड़ा आगे पीछे निकल करता है। वो रहते हैं साथ में, और बाकी और सब उन लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं थोड़ा ये भी बताइए। बिजनेस है। सब लोग बिजनेस में ही हैं। चलिए, वो जो खानदानी परंपरा चली आ रही है उसी को निभा रहे हैं। तारकिशोर जी, नहीं, इसमें एक चीज बता देते हैं कि मेरा 3 बेटा और 1 बेटी है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किन्हीं का हस्तक्षेप नहीं है, ना इस बड़े पद का कोई अनुचित कोई लाभ और इससे कोई लेना देना नहीं है। एक होता है कि दिनों में ज़्यादा चलन है कि लोग अपनी अगली पीढ़ी के किसी पुत्र को विधायी या संसदीय दृष्टि से तैयार करते हैं। तो मेरे परिवार में इसका कोई मोह नहीं है, ना मुझे है न मेरे संतानों को है।
सब लोग अपने तरीके से व्यापार में हैं और मज़े में हैं, सेटल्ड है। हाँ, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अलबत्ता समय समय पर कुछ जटिल समस्याओं की चर्चा में समाधान जरूर बतलाते हैं, कैसे करने से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अपनी कोई राजनीतिक अभिरुचि नहीं है। मैं इसे एक अच्छी बात मानता हूं और होना भी चाहिए। आखिर इतने लंबे राजनीतिक दौर में हमारे साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। आखिर उनसे मेरे बाद उनसे कोई निकलकर विधायी या संसदीय क्षेत्र में जाएगा। आपका भी तो पारिवारिक राजनीतिक हाँ, इतिहास नहीं नहीं नहीं, रहा है। कभी नहीं जी, है। बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका विरोधी भी रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने मेरे किसी भी बच्चे ने राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए अपनी जिज्ञासा भी प्रकट नहीं की और न हम उन्हें प्रोत्साहित किए। तो मेरे परिवार के लोग अभी भी अगर कटिहार में बाजार में जाते हैं तो किसी को बाजार को पता भी नहीं चलता है कि मेरे परिवार की मंत्री जी महिलाएं के या बच्चे जी। सब आए हैं। बिल्कुल एकदम अलग तरीके से जाते हैं और कहीं से भी जो एक गुरूर होता है या जो एक आज के राजनीतिक दौर में दुर्भाग्यवश कई असहज स्थितियां भी परिवार के जो सदस्य करते हैं, तो उन चीज़ों से हम मुक्त हैं। ये मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे परिवार से मिला है और उसका कारण है कि मेरी पत्नी को भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम हम उप मुख्यमंत्री की पत्नी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी रहे हैं, मेरे पति 4 बार विधायक हैं, तो हम थोड़ा सा उसको उनके चेहरे करें। पे स्माइल जरूर है। नहीं बुझाता कि मेरा पिताजी मंत्री जी हैं, कुछ नहीं है। आजकल तो एक कहावत चर्चित है ना, चचा विधायक हैं हमारे, तो लोग उसी हाँ, में हाँ, हाँ। उछलने तो लगते हैं। इन चीज़ों का बड़ा सहयोग परिवार से मिला और मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। कि ये एक होना चाहिए। फिर इतना कार्यकर्ताओं का समूह है, आखिर उन्हें तो फिर आने वाले दिनों में जब भी परिस्थिति उस प्रकार की बनेगी तो कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए, न कि परिवार के संतानों को। चलिए, मैं तो सख्त रूप से इसके खिलाफ रहा हूँ। चलिए, तो एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है कि आप अपने परिवार को, अपनी अर्धांगिनी को आवश्यकता अनुरूप समय दे पाते हैं? न देखिए, ये तो एक अभाव इस राजनीतिक जीवन में रहा है कि सुबह जल्द तैयार होकर फिर लोगों से मिलना, फिर क्षेत्र जाना। जब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी रही तो फिर शासन के कार्यों को निभाना। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो सुबह से ही लोगों का मिलना, फिर देर रात सचिवालय से लौटना, तो ये चीज़ें रहती थी। लेकिन क्योंकि एक बड़ा माहौल कार्यकर्ताओं को लगा कि मेरे बीच से कोई उप मुख्यमंत्री बना है, तो अचानक कार्यकर्ताओं का एक संवाद बनता चला गया और फिर यथासंभव मैंने उनको सुना और उनके कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। परिवार में कम समय देते हैं। तो कभी पूछें कि आपको क्या पसंद है, कहीं घूमना चलना है, फिल्म विल्म, रेस्टोरेंट, इस तरह की कोई बात? कभी 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 कहाँ ले जाते थे? कहीं कहीं जाते हैं तो ले जाते हैं। घूमने फिरने? तो सिर्फ तीर्थ के लिए जाते थे या कहीं हिल स्टेशन? तीर्थ भी है घूमने। घूमने फिरने भी, फुल फैमिली? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारी शादी हुई तो हम सब बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, जी। तो ये हिम्मत नहीं होती थी कि मोटरसाइकिल पर हम पत्नी को लेकर सिनेमा दिखाने ले जाएं। तो पत्नी को रिक्शा से कुछ दूर तक ले जाते थे। अच्छा। और मैं मोटरसाइकिल लगाकर आगे इंतजार करता था। फिर उनका चेहरा एक बार देखिए कैसे लाल हो गई। जैसे पिताजी को नहीं पता चले कि मैं पत्नी को फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ।
और जब लौटते थे तब तक पिताजी सो जाते थे, तो आराम से घर आ जाता था। चलिए, तो ये भी हुआ है, मतलब इस नीरस सी पारिवारिक जीवन में रोमांस भी कहीं छिपा हुआ है, जिसका हाँ, खुलासा आप कर रहे हैं। तो बड़ा हम लोग परंपरागत परिवार से हैं, जहाँ कई प्रकार की बंदिशें हैं और होनी भी चाहिए। देखिए ये और जो उसमें भी आप रेणु जी का इतना ख्याल रख रही हैं। हाँ। चलिए, तो फिल्म कौन सा इन्हें पसंद था, किसकी फिल्म में ये देखना पसंद करती थी जो आप छुप छुप कर इन्हें दिखाने ले जाते थे? देखिए मुझे तो कला फिल्में ज़्यादा पसंद हुआ करती थी, और फिल्मों में वासु भट्टाचार्य, वासु चटर्जी, वो फिल्में इन्हें आप जबरदस्ती ये दिखाते फिल्म थे कि तो- इन्हें अच्छा भी लगता था? रेणु जी, आप इन्हें तो पसंद नहीं होता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आर्ट मूवी ज़्यादा पसंद। वो एक दौर भी था। पहले का फिल्म का गाना इतना अच्छा लगता ना, आजकल का नहीं। पहले का नहीं, आप गुनगुनाते भी हैं, इनके लिए भी गुनगुनाते हैं। चलिए, ये तो बता दीजिए, वो जो मोटरसाइकिल पर बिठा के फिल्म दिखाने ले जाते थे, कौन सी फिल्म दिखाए थे? फिल्म का नाम याद है? हीरो तो याद होगा? अच्छा, नहीं ध्यान हो भी गया, 50 साल पहले की बात है। और ये छोटे छोटे पल लेकिन जीवन में रोमांच भरते हैं। कभी घूमने कभी के लिए- मुझे बिहार विधानसभा की जो अलग अलग समितियां हैं, उनका अध्ययन यात्रा में कभी कभी पत्नी को ले जाने का भी अवसर मिला है। तो उनके उस कालखंड में मुझे ज़्यादा इनके साथ और कुछ इच्छा ये व्यक्त करती थी कि ये चाहिए या वो चाहिए, यहाँ चलना है या ये करना है? नहीं, इच्छा तो व्यक्त करती ही थी, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता था। समय अभाव में या फिर कुछ? नहीं, समय अभाव की बात नहीं है, असल व्यापार की जिम्मेदारी पिताजी पर रहती थी। तो मैं तो स्वयं, मुझे याद है कि जब मुझे क्षेत्र में जाना होता था तो विधायक के पहले, विधायक बनने के पहले मैं पिताजी से 50 रुपया कटिहार बाजार जाने के लिए मोटरसाइकिल का में तेल का पैसा लेता था। अच्छा। चले जाते थे देहात। तो फिल्म देखने के लिए पैसा कहाँ से बचाते थे? नहीं, उसमें तो बहुत टिकट का दाम था नहीं, चवन्नी अठन्नी जैसा कुछ? हाँ, 2 रुपया 4 रुपया ऐसे ही दाम है। तो क्या पसंद है रेणु जी को, ये बताइए। इतने दिनों में ये तो पता चला होगा, खाने पीने की शौकीन? नहीं, देखिए और सादा सादा खाना, ये क्या पसंद करते हैं? इनका भी सादा खाना। सादा खाना है तो आपके हाथ का, या कुछ भी खा लेते हैं? वो खड़े हैं, खा लेते हैं। अच्छा। और पहनावे में यही कुर्ता पैजामा? उस समय टी शर्ट नहीं, हीरो जैसा कुछ उसमें रहते थे ये? हाँ। चलिए, नेता बनने के बाद बदल गए हैं? चलिए। नहीं, उसमें होता क्या था ना कि उसके पहले मैं सामाजिक संस्थाओं से ज़्यादा जुड़ा रहा। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी दायित्वों में रहा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और कई गतिविधियों से। देखते थे हाफ पैंट। नहीं, वो तो संघ संघ की शाखा बात में। हो गई फिर तो। हाँ, संघ की शाखा में उस समय तो, अब तो फुल पैंट। ड्रेस कोड बदल गया है। उस समय तो हाफ पैंट। मैं दो शाखा का मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ, नगर के भी दायित्व में रहा हूँ, नगर व्यवस्था प्रमुख भी रहा हूँ। तो वो एक दौर ही अलग था। रेणु जी, बाजार साथ जाते थे आपके कभी शॉपिंग वॉपिंग के लिए? हाँ, पहले तो जाते थे। अब तो मंत्री जी को फुर्सत नहीं है। नहीं, ये नहीं बता पाई। मैं 1-2 बार बाजार गया तो बाजार में लोग मिलते थे तो मैं रुक जाता था बात करने के लिए। अच्छा। और ये आगे बढ़ जाते थे, फिर देखते थे कि हम कहाँ हैं। तो ये उन्होंने कहा अच्छा हम अकेले ही चले जाए, आप साथ हाँ, में उसके बाद से ये मेरे साथ जाना बंद कर 1 घंटे का काम 4 घंटे लग जाते होंगे। कटिहार में मंगल बाजार ही पहले मुख्य बाजार हुआ करता था। तो कई लोग मिलते थे तो मैं रुक जाता था बात करने के लिए। उन्हें नहीं बता पाता था कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी चल रही है। तो और ये कभी सीधे आपने आगे बढ़ इन्हें कहा जाते। है कि चुनाव लड़के देखिए? नहीं, मैंने नहीं, तो ऐसे ही हास्य हंसी मजाक प्रयास में, कहा हाँ, है। वही कह रहे हैं। बोले नहीं, मुझे चुनाव नहीं रेणु लड़ना जी है। कभी बस, नहीं सोचे? नहीं,
बस आपके जो कार्यकर्ता नेता आते हैं उनके लिए भोजन की जो जिम्मेदारी है, मैं इससे और ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। चलिए, तो इतने सरल और सहज गाँव में चले जाते हैं प्रचार के लिए। आप जाते हैं। चलिए, ये तो कम से कम इतना ये बाद सिखा में दिए आपको। नहीं, बाद में इनका उलाहना भी मिलता था हाँ। कि अजय हम फल्ला मोहल्ले में गए थे, वहाँ ये सड़क ये नाला हम गश कर आए हैं, ये सब जल्दी बनवा दीजिए, नहीं तो अगली चुनाव में फिर हम नहीं जाएंगे। चलिए, तो देखिए, इसीलिए इनके द्वारा जो भी मुझे कमिटमेंट किया जाता था, वो आपको उसको मैं जरूर मजबूरी हो जाती थी घर का। तो बोले तो अगली चुनाव से मैं नहीं जाऊंगी। चलिए, तो नहीं, इतना कर्मठ कार्यकर्ता कोई नेता कैसे मिस करे। तो देखिए, कौन सा मंत्रालय बिहार सरकार में हो जिसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन इन्होंने नहीं किया है। मतलब शुरू करें हम आईटी, पर्यावरण, मत्स्य और वहाँ से लेकर वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक, लेकिन इतने सहज, इतने सरल और इतने जनसुलभ व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं और अपने पारिवारिक जीवन के कुछ अनसुने और अनछुए गुत्थियों को इस कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे किताब के पन्ने हमारे बीच खोले हैं जो अब तक सबसे छिपे रहे हैं। नहीं, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। आज भी मेरा बड़ा घर है, पिताजी और माताजी ने बनाया है, और मेरे जितने भी कमरे हैं हमारा कार्यकर्ता किसी भी कमरे में जा सकता है, कोई बंदिश नहीं है, और घर के लोग भी उतने स्नेह से उनको बैठाते हैं। चलिए, तो आपने कुछ याद दिला दिया तो मुझे भी कुछ याद आ गया है, वो भी पूछ ही लेते हैं खत्म करने से पहले। मोदी जी से इन्होंने मिलवाया आपको? मुलाकात हुई है? बनारस में। वाह वाह। वो सीएम कनक्लेव में जी, रेणु को मेरे साथ गई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को स्वपरिवार आने का निर्देश दिया था। उस समय इन लोगों को काफ़ी सानिध्य मिला। वो एक बड़ा अवसर था कि परिवार के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधे मिलना, और फिर घर में जितने भी हमारे बड़े नेता है तो सबके साथ संवाद, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक परिवार की परंपरा रही है। बिल्कुल। और हमारे बड़े नेता भी परिवार के बीच में भोजन करके, बात करके अच्छा महसूस करते हैं। परिवार के लोगों को भी एक ताकत मिलती है कि नहीं, हमारे फोटो भी लिए हैं। अच्छा, साथ फोटो है इनका। क्या बात है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और जो हम कह रहे थे सहज, सरल और बहुत ही जनसुलभ ये परिवार हमारे बीच, और इस वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष से अधिक हो रहे हैं, और हम कामना करते हैं कि ये और भी लंबा चले। बहुत बहुत धन्यवाद तारकिशोर जी और रेणु जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं, तुम और हम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और ख़ास व्यक्तित्व के साथ हम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।